बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। टॉपिक है हमारा क्रोयन। पहले हम देखते हैं कि क्रोयन होता क्या है और ये मेटल्स को ही क्यों लगता है। क्रोयन, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में कह देते हैं जंग लग जाना, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्रोयन। लेकिन क्रोयन असल में होता है किसी मेटल का खराब हो जाना, किसी चीज का जंग से बिल्कुल खत्म हो जाना, उसको हम कहते हैं ये क्रोयन है। और जो आयरन को जंग लगना है उसको हम कहते हैं रस्टिंग, यानी आयरन का करोड हो जाना, आयरन का खत्म हो जाना, उसको हम कहते हैं रस्टिंग। वैसे भी किसी भी मेटल का अगर हो तो जिस तरह अगर एल्यूमिनियम को हो तो उसको हम कहते हैं कि एल्यूमिनियम करोड हो गई है। लेकिन अगर आयरन करोड हो तो उसको हम कहते हैं कि ये आयरन की रस्टिंग यानी आयरन को जंग लगना है। ये असल में मेटल्स में होता है, ठीक है। मेटल्स जिसको हम आम जुबान में धात कहते हैं। आयरन जिस तरह लोहा एक धात है, इसी तरह तांबा, एल्यूमिनियम जो एक मेटल है। ये क्रोयन जो है ये सिर्फ मेटल्स में ही होता है। ऐसी क्या बात है कि जो क्रोयन है वो मेटल्स में ही क्यों होता है। अब आपको पता है कि जो मेटल्स हैं उनकी क्या खासियत है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती हैं, ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती हैं, जिसकी वजह से जो है क्रोयन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसलिए जो है वो क्रोयन मेटल्स में ही लगता है, क्योंकि क्रोयन यानी जंग लगना, किसी मेटल का जंग से खत्म हो जाना, उसके लिए जरूरी ये होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करे। और मेटल जो है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देती, नहीं लूज करती, जिसकी वजह से जो क्रोयन है वो सिर्फ मेटल्स में ही लगता है। क्रोयन का प्रोसेस तब शुरू होता है जब कोई भी मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करे। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्रोयन क्या है। क्रोयन इज अ स्लो एंड कॉन्टिन्यूस ईटिंग अवे ऑफ अ मेटल बाय द सराउंडिंग मीडियम। क्रोयन जो है वो किसी भी मेटल का आहिस्ता और मुसलसल जो है अपने इर्द गिर्द के मीडियम में जो चीजें हैं, जिस तरह हवा है, ऑक्सीजन है, वाटर है, उनके रिएक्शंस की वजह से खत्म हो जाना है। अब होता इस तरह है, जिस तरह अगर हम आयरन की, लोहे की एग्जांपल लें, अगर लोहा है, ये एक लोहा है, ठीक है। अब इसके अगर इस वाले हिस्से को जंग लग गया है तो इसके बाकी पूरी सरफेस को भी जरूर लगेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्ट पे जो है वो जंग लग जाए, बाकी पे ना लगे, बल्कि जो रस्टिंग है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। और अगर इतने हिस्से को लगा है तो बाकी मेटल को भी जरूर जो है वो जंग लगेगा, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारी की सारी मेटल खत्म हो जाएगी अगर हम इसकी प्रिवेंशन ना करें। प्रिवेंशन में क्या चीजें आ जाती हैं। प्रिवेंशन में आ जाता है कि अगर हम उस लोहे को पेंट कर दें, या फिर हम उसकी एलॉइंग कर दें, या फिर हम उस स्टेन को, उस जितनी हिस्से पे जो है वो जंग लगा हुआ है उसको रिमूव कर दें, मेटालिक कोटिंग कर लें, ये सारे जो हैं वो क्रोयन को प्रिवेंशन के यानी क्रोयन से बचने के तरीके हैं। इंशाल्लाह ये सारे तरीके हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि क्रोयन किस तरह से होता है, कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। इट इज अ रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन। रिडॉक्स क्या है। रिडॉक्स हम इस लेक्चर के स्टार्ट में सॉरी इस चैप्टर के स्टार्ट में हम एक कंप्लीट लेक्चर पढ़ चुके हैं रिडॉक्स का। रिडॉक्स के अंदर दो रिएक्शंस आते हैं, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है। ऑक्सीडेशन जो है वो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि जो रिडक्शन है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को अगर हम इकट्ठा करके कहें तो उनको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। बिल्कुल इस तरह जिस तरह हम कहते हैं ना पेरेंट्स, वालदैन, और पेरेंट्स में कौन कौन सी दो चीजें आ जाती हैं, एक मदर और एक फादर। इसी तरह रिडॉक्स में दो चीजें आ जाती हैं, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। Oxidation is the removal of electron while reduction is the gaining of electron. It is a redox chemical reaction that takes place by the action of air and moisture with the metal. एयर में क्या होता है, एयर में होती है ऑक्सीजन और मॉइस्चर। मॉइस्चर जिसे हम आम जुबान में नमी कहते हैं। नमी में क्या होता है, वाटर वेपर्स होते हैं, और वाटर का क्या फार्मूला है, H2O।
जबकि एयर में क्या होती है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एयर में ऑक्सीजन होती है। इन सब के रिएक्शन से क्या होता है, इन सब के रिएक्शन से क्रोयन होता है। अब आपने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है वो ये है कि क्रोयन और रस्टिंग दोनों में जो है वो एक डिफरेंस है, वो ये है कि जब आयरन को, अब क्रोयन जो है वो किसी भी मेटल में हो सकता है। जिस तरह क्रोयन जो है वो एल्यूमिनियम की अगर आप एग्जांपल ले लें, एल्यूमिनियम को अगर जो है वो जंग लगे या फिर एल्यूमिनियम की मेटल खराब हो, एल्यूमिनियम पे ये सारे रिएक्शंस हो, रिडॉक्स रिएक्शन, और एल्यूमिनियम की मेटल खराब हो जाए तो उसको हम कहते हैं क्रोयन। बाकी जितनी भी मेटल्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ये सारी लिस्ट ऑफ मेटल्स है, इन सबको अगर अगर ये सारी मेटल्स खराब हों तो उनको हम कहेंगे कि ये क्रोयन है। लेकिन जब लोहा यानी आयरन को जब क्रोयन हो, आयरन की क्रोयन हो, तो उसको हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। बाकी सारी मेटल्स अगर खराब होंगी तो उसको हम कहते हैं क्रोयन, लेकिन अगर आयरन को अगर जंग लगे तो उसको हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये वाला रिएक्शन होता किस तरह से है। क्रोयन इज अ जनरल टर्म बट क्रोयन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। अगर आपसे कोई रस्टिंग की डेफिनेशन पूछे तो आप ये बताएंगे क्रोयन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। द इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर रस्टिंग इज मॉइस्ट एयर। अब जो है अगर आप लोहा देख लें, अगर लोहे की जो कोई भी लोहे की आपके पास एक छोटी सी मेटल है, छोटा सा एक लोहे का पीस है आपके पास, उसको जंग तब तक नहीं लगेगा जब तक आप उसको एक मॉइस्ट एयर में यानी थोड़ी नमदार हवा में रखेंगे। ठीक है, एक ऐसी हवा जिसके पास वाटर वेपर्स हो, यानी थोड़ी जो है वो नमी वाली हवा होगी तो ही उस लोहे के पीस को जो है वो रस्ट लगेगा। अगर आप उसको एक सेफ इन्वायरमेंट में रखेंगे तो उसको जो है वो रस्ट यानी आयरन को जंग नहीं लगेगा। देयर विल बी नो रस्टिंग इन वाटर वेपर फ्री ऑफ एयर और एयर फ्री ऑफ वाटर, यानी एक ऐसी एयर जो फ्री ऑफ वाटर हो, जिसके अंदर वाटर ना होगा। तो अगर आप लोहे के पीस को ऐसी हवा में रख देंगे तो उसको जो है वो रस्ट नहीं लगेगा, उसको जंग नहीं लगेगा। अब जो है कंडीशन है कि जो इसका पहला स्टेप है वो हम देखते हैं कि इसका पहला स्टेप क्या होता है। पहला स्टेप ये है कि जो है आपके पास मेटल, उसमें जितने भी डेंट्स हैं, स्टेज यानी थोड़े जो चिप टाइप पड़ गए होते हैं ना, जो जहाँ से जो मेटल है वो खराब हो गई हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ये आपके पास एक मेटल है, आपने हथौड़े के साथ यहाँ पे एक जर्ब लगाए, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इसकी जो है वो इस तरह सा हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, यानी वहां से वो थोड़ा सा नीचे को मूव कर जाएगा। इसको हम कहते हैं डेंट्स। अब जो आयरन है उसकी रस्टिंग इन डेंट से शुरू होती है। ठीक है, इन डेंट से इसकी रस्टिंग शुरू होती है और इसका प्रोसेस इस तरह से शुरू होता है कि यहाँ पे जो आयरन को हम किससे शो करते हैं, Fe से। ठीक है, Fe का क्या मतलब है, Fe का मतलब है आयरन। अब यहाँ से जो आयरन होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा, लूज कर देगा। ठीक है, लूज कर देगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये 2Fe है, यानी जो है वो आयरन के दो उन्होंने एटम शो किए यहाँ पे। तो उन दोनों एटम ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। 2Fe मतलब यानी एक ये वाला Fe है, एक दूसरा ये। ठीक है, 2Fe का क्या मतलब है, यानी दो आयरन के एटम है, दो इलेक्ट्रॉन इस वाले ने लूज किए और दो इसने लूज किए, टोटल कितने हो गए, 4। दो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए और दो इसने लूज किए, और टोटल आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। और जो आयरन है जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, उसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा, यानी इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, एक इस वाले आयरन ने और दूसरे दो इलेक्ट्रॉन इस वाले आयरन ने। टोटल आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन आ गए और जो Fe है, जो आयरन है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमेशा हमने ये पढ़ा है कि जब आयंस बनते हैं तो जो एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसको हम कैटायन कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और उसको हम एनायन कहते हैं। तो यहाँ से आप अपना फर्स्ट स्टेप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप इसका ये है कि जो रस्टिंग है वो डेंट से शुरू होती है, ये वाला जिस तरह ये डेंट से इससे शुरू होगी, और वहां से जो आयरन का पार्ट है, यानी एक ये सारा, वैसे तो ये सारा आयरन ही है, लेकिन जो यहाँ पे डेंट वाले हिस्से का जो मखसूस आयरन है यहाँ वाला, वो वाला आयरन क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और खुद अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आएगा।
सेकेंड स्टेप ये है कि वो जो इलेक्ट्रॉन को लूज किया हुआ है वो क्या करेगा, दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डैमेज द ऑब्जेक्ट। यहाँ से जो है वो मसला शुरू होता है कि जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया जाएगा तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन पता क्या करेंगे, जिस तरह यहाँ से था, यहाँ से जो था वो इलेक्ट्रॉन को लूज किया गया था, ठीक है, इस वाले डेंट वाले पार्ट से। अब वो क्या करेंगे, एक ऐसी रीजन की तरफ मूव करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर वो यहाँ पे आगे हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया, वो यहाँ पे आ गए। यहाँ पे क्यों आ गए, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन की हायर कंसंट्रेशन थी। आप हमने पहले भी बात की है कि हमने जो आयरन का पीस है उसको एक ऐसी हवा में रखा है जिसके अंदर ऑक्सीजन और मॉइस्चर यानी वाटर वेपर दोनों चीजें मौजूद हों। अब जो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं वो ट्रैवल करेंगे और करके कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे इस पार्ट पे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या है, ऑक्सीजन की हायर कंसंट्रेशन है। यहाँ पे हम देख भी लेते हैं, द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव through iron sheet until they reach to a region of relatively high oxygen concentration near the surface surrounded by water layer, ठीक है। अब उन्होंने ये कहा है कि वो एक ऐसी सरफेस के पास आ जाएंगे जहां पे ऑक्सीजन की हायर कंसंट्रेशन है। दिस रीजन एक्ट एज ए कैथोड, वो रीजन जो है वो कैथोड के तौर पे काम करेगा। कैथोड क्या होता है, कैथोड वो होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, और एनोड वो होता है जो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। अब आप देखें यहाँ वाले जो पार्ट था वहां से जब आयरन ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो आयरन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, आयरन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो इस रीजन को हम कहेंगे कि ये एनोडिक रीजन है। एनोड का मतलब होता है कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ वाले पार्ट को, इस रीजन को हम क्या कहेंगे, जहां से जो है वो आयरन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, जहां पे डेंट पड़ा हुआ था, उसको हम कहेंगे एनोडिक रीजन, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्ज है और वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे एक कैथोडिक रीजन के पास। कैथोडिक रीजन में क्या होगा, वहां पे नेगेटिव चार्ज होगा। आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन थी, ठीक है, ऑक्सीजन है। अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे, आपको पता है हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब वो वाले H और O आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। द हाइड्रोजन आयंस आर प्रोवाइडेड बाय द कार्बोनिक एसिड। वो ये कह रहा है कि ये, या तो ये भी हो सकता है कि जो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन से वो ट्रेवल करके यहाँ पे आए, यहाँ पे जो था वो ऑक्सीजन की हायर कंसंट्रेशन थी, उन्होंने रिएक्ट किया और वाटर बना दिया। सेकंड, वो आपसे ये कह रहा है कि जो कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H2CO3। कार्बोनिक एसिड बनता किस तरह से है, कार्बोनिक एसिड भी इसी तरह से बनता है कि जो हमारी इन्वायरमेंट है इसके अंदर क्या है, हमारी इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। हमारी जो एटमॉस्फेयर है, हमारी हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हम रिलीज करते हैं बाहर, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। वो CO2 क्या करती है, वो CO2 रिएक्ट करती है वाटर के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड ने किसके साथ रिएक्ट किया, H2O के साथ, क्योंकि हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है। CO2 ने H2O के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना दिया, H2CO3, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम कार्बोनिक एसिड भी कह रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन से क्या बना, हमारे पास कार्बोनिक एसिड बना। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है, ये जब अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तो ये वाले जो H2, तो ये वाले जो है हाइड्रोजन आयंस, ये भी ऑक्सीजन की हायर कंसंट्रेशन वाले पार्ट पे जाके उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे, विच इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। दैट इज वाई एसिडिक मीडियम एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास आपका जो पीस मेटल का पड़ा हुआ है वो किसी एसिडिक मीडियम में पड़ा हुआ है, यानी एक ऐसा मीडियम जहाँ पे एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, या फिर एक मेटल ऐसे पीस में पड़ा है जिसके इर्द गिर्द थोड़ा सा एसिड है, तो वो क्या करेगा, वो एसिड जो है वो अपने हाइड्रोजन हायर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वाले पार्ट पे डिलीवर करेगा और वहां पे क्या बनेगा, वहां पे वाटर बन जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपका जो मेटल है वो किसी एसिडिक मीडियम में पड़ा हुआ है तो रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो मजीद तेज हो जाएगा। एक्सेलरेट का क्या मतलब है, एक्सेलरेट का मतलब है मजीद तेज हो जाएगा। यही वजह है कि जब आप अपनी मेटल को किसी एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो वहां पे रस्टिंग का प्रोसेस तेज हो जाता है।
अब आपने दो प्रोसेस पढ़ लिए, एक हमने ये वाला पढ़ लिया कि डेंट से ये शुरू होती है, ठीक है, डेंट से शुरू होता है, वो जो डेंट वाला पार्ट होता है, जो वहां पे जो आयरन है Fe वो अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, फिर वहां पे क्या बन जाता है, वहां पे Fe जो है वो एनोडिक रीजन बना देता है, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर वो जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, वो ट्रेवल करते हैं किसी ऐसे पार्ट की तरफ जहाँ पे ऑक्सीजन की हायर कंसंट्रेशन हो, वहाँ पे जाके कार्बोनिक एसिड अपने जो है वो हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है, और वो H और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, वो आपस में रिएक्ट करके वाटर बना देते हैं। और यहाँ पे इस रीजन को हम कहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया है ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ, इसको हम कैथोडिक रीजन कहते हैं। और जहाँ पे डेंट पड़ा था, जहाँ से आयरन ने अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया था, लूज किया था, उस पार्ट को हम कहते हैं एनोडिक रीजन। अब उन्होंने एक आपको इस सारे प्रोसेस की जो है वो एक इक्वेशन दी है, वो इक्वेशन ये है कि यहाँ पे हमारे पास दो थे Fe, यानी ये वाला डेंट वाला पार्ट, और ऑक्सीजन ने और चार इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 H प्लस जो है यहाँ पे दिए हुए हैं, वो कार्बोनिक एसिड ने जो दिए थे वो वाले उन्होंने आपको दिखाए हुए हैं। उसने 2Fe प्लस O2 और 4H पॉजिटिव, इन्होंने आपस में रिएक्ट किया, तो आपके पास Fe के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, +2, और साथ में जो है वो वाटर के दो मॉलिक्यूल आपके पास बन गए। द Fe formed separate through the और थ्रू। अब अच्छा, अब ये होगा कि ये वाला जो Fe2 प्लस है, जो कि हमारे पास एनोडिक रीजन के ऊपर है, जो कैट आयंस है, ये वाले जो कैट आयंस बन गए हैं, ये क्या करेंगे, ये पूरी सरफेस के ऊपर जो मेटल का बाकी पीस है ना, ये वाला जो बाकी पीस है, ये वाला, इस सब के ऊपर जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट का क्या मतलब है, फैल जाएंगे, ताकि थ्रूआउट द सराउंडिंग वाटर एंड रिएक्ट विद O2 ऑक्सीजन टू फॉर्म साल्ट Fe। अच्छा, यहाँ पे जो है इसकी थोड़ा सा फार्मूला गलत लिखा हुआ है, Fe2, यानी कि जो है हमारे पास आयरन, इसके दो मॉलिक्यूल में होंगे, और जो O3 है, सॉरी, Fe के दो एटम होंगे, और O3 यानी ऑक्सीजन, O3 ऑक्सीजन के 3 होंगे, और साथ NH2O यानी वाटर के जो है, N का क्या मतलब है, N का मतलब है कि वाटर के मॉलिक्यूल की तादाद हमें मालूम नहीं है, वो एक भी हो सकता है, वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी, यानी सो ऑन, इसकी तादाद हमें पता ही नहीं है। तो अब ये होगा कि जो Fe है वो पूरी मेटल के ऊपर स्प्रेड हो जाएंगे, और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, जो Fe है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे ताकि वो इस साल्ट को बना दें, Fe2O3NH2O, और इसको हम कहते हैं रस्ट। और इसकी उन्होंने एक रिडॉक्स जो रिएक्शन है, पूरा रिडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब, जो हमने पहले पिछली इक्वेशन पढ़ी थी, जिस तरह हमने सबसे पहली पढ़ी थी, जब Fe अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो वो कौन सी इक्वेशन थी, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन था। उसके बाद हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन हुआ, तो वो कौन सा था, वो रिडक्शन रिएक्शन था। और यहाँ पे एक रिडॉक्स रिएक्शन दिया है, यानी उन्होंने आपको ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हुई थी, ऑक्सीडेशन हुई थी, और ऑक्सीजन ने वाटर के साथ रिएक्ट, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाया था, वो रिडक्शन था। अब यहाँ पे जो है उन्होंने पूरा एक रिडॉक्स रिएक्शन दे दिया, यानी दोनों रिएक्शन का कम्बिनेशन आपको दिया हुआ है। आप देखें 2Fe यानी आयरन का कैटाइन, 7 ऑक्सीजन और 7 वाटर के मॉलिक्यूल, तो आपके पास क्या बना है, आपके पास जो है वो साल्ट बना है, और 7 H पॉजिटिव बना है। नीचे उन्होंने एक डायग्राम दिखाई हुई है, जिसमें आप इस पूरे प्रोसेस को देख सकते हैं कि यहाँ पे डेंट था, ठीक है, यहाँ पे क्या है, डेंट है, यहाँ से आयरन ने अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, तो यहाँ पे क्या बन गया, Fe+2, यानी आयरन का जो है वो, इस रीजन को हम एनोडिक रीजन कहते हैं, और यहाँ पे आयरन ने क्या बना दिया, कैटाइन बना दिया, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया है। अब ये वाले जो है एक तो ये जो Fe2 प्लस है पूरी सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा, दूसरा ये कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे एक ऐसी रीजन के पास जहाँ पे ऑक्सीजन की हायर कंसंट्रेशन है। फर्स्ट करें कि यहाँ पे ऑक्सीजन की हायर कंसंट्रेशन है, और दूसरी जो है जो कार्बोनिक एसिड ने अपने जो थे वो हाइड्रोजन आयन दिए थे, ठीक है, कार्बोनिक एसिड ने अपने हाइड्रोजन आयन दिए, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उन्होंने क्या बना दिया, उन्होंने यहाँ पे हमारे पास वाटर बना दिया। अब वाटर बना दिया, और यहाँ इस रीजन को हम क्या कहेंगे, इस रीजन को हम कहेंगे कैथोडिक रीजन, जहाँ पे कार्बोनिक एसिड ने अपने जो है थे वो हाइड्रोजन आयन दिए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और वाटर बना दिया, उस रीजन को हम कहेंगे कैथोडिक रीजन। अब ये वाटर और
जो है वो इलेक्ट्रॉन दोनों ट्रैवल करेंगे और ऑक्सीजन एयर से आएगी और हमारे पास क्या बना देगा, ऑक्सीजन जो है वो एयर से आएगी और Fe जो है वो यहाँ से ट्रैवल करेगा और वाटर जो है वो यहाँ से ट्रैवल करेगा। 3 चीजें, ठीक है। दोबारा मैं बता देती हूँ कि जो Fe है वो यहाँ से मूव करेगा यहाँ पे, ऑक्सीजन जो है वो इन्वायरमेंट से यानी एटमॉस्फेयर से, हवा से यहाँ पे आएगी और जो वाटर बना है वो यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा। तीनों चीजें इकट्ठी होंगी तो हमारे पास ये एक साल्ट बन जाएगा Fe2O3 और NH2O, जिसको हम कहते हैं रस्ट, जिसको हम आम जुबान में जंग कहते हैं, वो लग जाएगा इस मेटल को। और ये कंटिन्यूस और स्लो प्रोसेस है, ऐसा नहीं होता कि एक दफा लग के ये रुक जाएगा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी सारी मेटल को खत्म कर देगा। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।